तो आप सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं आपका दोस्त राज और रात के 9 बज चुके हैं और जो कहानी का सिलसिला है, जो दस्तूर है, वो जारी है। आज की जो कहानी शुरू होती है ये 2019 फरीदाबाद से होती है। फरीदाबाद में एक बिजनेसमैन रहा करता है जो कि उस कस्बे का, उस इलाके का बड़े ही बिजनेसमैन है। उसकी जो एनुअली इनकम होता है, टर्नओवर होता है, वो करीब करोड़ों में होता है। वो व्यक्ति अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इतना बड़ा व्यक्ति जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां के जो एसआई होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, जो थाना प्रभारी होते हैं, सभी सोचने लगते हैं कि क्या बात है, आज इतने बड़े बिजनेसमैन का गाड़ी यहां कैसे आ गई। बाद में जो वो व्यक्ति होता है बिजनेसमैन, वो कहता है कि यहां पे वही व्यक्ति रुकेगा जो मेरा रिपोर्ट लिखेगा, बाकी सबको बाहर कर दिया जाए। जो थाना प्रभारी होते हैं बाकी सबको बाहर किया जाता है, जो लिखने वाला होता है रिपोर्ट वही सिर्फ बैठता है। बाद में ये जो बिजनेसमैन है ये अपने कहानी को बताना शुरू करता है और कहता है कि साहब, ये जो कहानी शुरू होती है 2019 से होती है। 2019 में जब कोरोना काल था, जब कोरोना का लहर चल रहा था, उस वक्त ये कहानी शुरू होती है। आपको बता दें कि उस वक्त जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी आम आदमी या जो भी थे, सभी परेशान थे क्योंकि सबका धंधा बंद पड़ा था। उसी परेशानी में आपको बता दें कि जितने भी लोग थे सोशल मीडिया या अलग अलग जो गैजेट्स हैं उसमें बिजी रहते थे, अपने टाइम को पास किया करते थे। अब ये बड़ा बिजनेसमैन, इसका भी जब काम सब बंद हो गया था, धंधा मंदा रुका हुआ था, तो ये भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लगा था। काफी घंटे सोशल मीडिया पे बिता दिया करता था। अब धीरे धीरे ये जो बिजनेसमैन है ये सोशल मीडिया का एडिक्टेड हो गया और सोशल मीडिया पे काफी वक्त बिताने लगता है। बाद में एक दिन क्या होता है कि इस बिजनेसमैन के फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आता है। वो रिक्वेस्ट एक लड़की का होता है। वो लड़की का नाम होता है ईशा। जैसे ही वो लड़की इस पे रिक्वेस्ट भेजती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, ये एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचता है ये तो बड़ा आदमी है तो इसके पास बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते होंगे, सारा चीज ये वैसा ही छोड़ देता है। लेकिन उधर से आता है लिखकर कि तुम मुझे भूल गए, मैं ईसा हूं, तुम मुझे पहचानते भी नहीं, आज भूल गए हो। वो थोड़ा बहुत सोचता है बिजनेसमैन, ये सभी बातों को देखकर, ये सभी चैट को रिप्लाई नहीं देता। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूं, तुम कैसे भूल सकते हो। अब जब बात आती है क्लासमेट की तो ये कहीं ना कहीं सोचने लगता है, सोचने पे मजबूर होता है कि क्लासमेट है और मैं उसको पहचान नहीं रहा हूं, ये कैसे हो सकता। बाद में जब शाम होती है, शाम हो जाने के बाद ये अपने दोस्तों से बात करता है और पूछना शुरू करता है कि भाई बताओ तुम लोग कि हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, उस वक्त क्लासमेट कोई थी जिसका नाम था ईशा। सभी दोस्त इसको बताते हैं कि हाँ बिल्कुल थी, और वो क्लासमेट जो ईशा थी काफी इंटेलिजेंट लड़की थी और काफी होनहार, बहुत खूबसूरत भी थी। जब ये सुनता है ईशा के बारे में इस तरह से तो इसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। बाद में अगले ही दिन ये रिप्लाई देता है कि हाँ तुम क्लासमेट में सबसे टॉप करती थी और बहुत खूबसूरत थी, इंटेलिजेंट थी। वो कहती है कि हाँ मैं वही बोल रही हूं। फिर ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं क्योंकि क्लासमेट थे, इन दोनों की थॉट्स मिलती थी। अब एक जैसे सोच मिलते थे, क्लासमेट थे, वक्त बिताए हुए थे साथ में, तो इनमें बातें भी ज्यादा देर होने लगी। और धीरे धीरे ये दोनों बिजनेसमैन और ईशा एक दूसरे पे भरोसा भी करने लगते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं, और ये सिलसिला जारी हो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है तो एक दिन जो बिजनेसमैन है वो ईशा से पूछता है कि ईशा क्या तुम्हारी शादी हो गई। अब ईशा जो है वो सभी बात को बताती है कि हाँ मेरी शादी हो गई। और ईशा की जिससे शादी हुई होती है उसके पति का नाम होता है रक्षित। रक्षित एक प्राइवेट जॉब करता है, अच्छा खासा आमदनी कमा लेता है, अपने परिवार को अच्छा से भरण पोषण कर लेता है। लेकिन इस बात से ईशा उतना खुश नहीं थी, मतलब कि उसकी आर्थिक स्थिति जैसे चाहिए वैसे ठीक नहीं थी। और इसीलिए जो ईशा है ये बड़े बिजनेसमैन से बातें करना शुरू करती है। और ईशा एक दिन अपने बातों को रखती है, इससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं भी चाहती हूं कि कुछ बिजनेस करूं, क्योंकि मेरा पति कमाता नहीं उतना और मेरी उससे जमती नहीं उतना, और इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूं। ये बात को जब बिजनेसमैन सुनता है वो कहता है कि ठीक है मैं कुछ करूंगा।
इसी तरह से 2 मंथ बीत जाते हैं। जब 2 मंथ बीत जाते हैं तब ईसा कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे कुछ पैसा देते, मैं अपना बिजनेस करती। ये अभी पैसा नहीं दे रहा होता है क्योंकि इसे भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से काम तो नहीं चलेगा। बाद में ईसा कहती है कि तुम मुझसे मिलो एक दिन। अब जब ये बात सुनता है तो जो बिजनेसमैन होता है काफी खुश होता है और कहता है कि ठीक है। वो कहती है कि मैं नोएडा में रहती हूं और ये जो रहने वाला बिजनेसमैन था ये फरीदाबाद का था। वो कहती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे पास आओ, जब मेरा पति नहीं रहेगा तो तुम मुझसे मिल सकते हो और फिर वापस चले जाओगे। वो कहता है कि ठीक है। और फिर बिजनेसमैन एक दिन टाइम निकालता है और फरीदाबाद से चला जाता है नोएडा। वहां जाने के बाद जब उसका पति नहीं होता है, ड्यूटी पे गया होता है, तब ईशा इस बिजनेसमैन से मिलती है, बातें करना शुरू होता है। अब कई घंटे बिता देते हैं बात करके, 1 घंटा बाद में, 2 घंटा बाद में, फिर फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हैं, दोनों एक दूसरे संबंध बनाते हैं। उसके बाद से जो बिजनेसमैन है वापस घर चला आता है और ईशा फिर अपने घर चली जाती है। अब तो और इन दोनों में गहराइयां हो जाती हैं। फिर ईशा कॉल करती है और कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, अगर तुम कुछ पैसा देते तो मैं भी कुछ आगे कर पाती, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करती। अब ये माना भी नहीं कर सकता है। अब ये कहता है कि ठीक है, और ये फुल्ली ट्रस्ट कर लिया था उस ईशा लड़की पे। फिर ये पूछता है कि ईशा बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। अब ईशा है वो कहती है कि मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है, अगर 20 लाख रुपया तुम दे देते हो तो मैं कोई अच्छा सा बिजनेस करूंगी और फिर मैं तुम्हारी पैसा वापस कर दूंगी। अब जो यहाँ पे बिजनेसमैन है, व्यापारी है, ये कहता है ठीक है और 20 लाख रुपया उस पर ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही ईशा के पास ये 20 लाख रुपया जाता है, अब ईशा भी शांत हो जाती है कुछ दिनों के लिए, बातें होती रहती हैं। अब ईशा उस पैसा को लेकर अपना बिजनेस शुरू कर देती है और बिजनेस शुरू करने के बाद इसी तरह वक्त 4 मंथ के गुजर जाता है। अब 2019 से शुरू हुआ कहानी 2020 आ जाता है। 2020 में एक दिन का वाकया होता है कि जो बिजनेसमैन है वो कहता है कि ईशा पैसों की मुझे जरूरत है, पैसा कुछ लौटा देती तो मंदा मंदी चल रहा है, कोरोना काल है, इसमें सारा धंधा चौपट पड़ा है, कुछ पैसा मिलता तो और भी कुछ मैं कर लेता। जो ईशा है जो जवाब देती है, उसे सुनने के बाद जो बिजनेसमैन है परेशान हो जाता है, चौंक जाता है। ईशा बोलती है कि मैं वो पैसा नहीं दे सकती, और इतना ही नहीं, वो कहती है कि तुम्हें और पैसा मुझे देना पड़ेगा। ऐसा बात सुन के जो बिजनेसमैन है थोड़ा सोचता है, कहता है क्या बात है, सब ठीक तो है। जो बिजनेसमैन है इसके दिलों में अच्छाई था, ये अच्छा सोच रहा था, लेकिन यहां से ही इस कहानी का नया मोड़ स्टार्ट होता है। अब ईशा है वो कहती है कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दिए तो मैं जितने भी ये वीडियो है ये सबको रिवील कर दूंगी और सबको बता दूंगी, और तुम्हारी जो इतना बड़ा बिजनेस है ये सब, तुम्हारा रुतबा कृति सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब ये बिजनेसमैन डर सा जाता है, कुछ नहीं कहता, शांत होता है, घुटन में जिंदगी जीने लगता है। और यहां से सिलसिला जारी होता है। ईशा हमेशा जब चाहे पैसा इससे मांगती रहती है और ये चुपचाप उसे देता रहता है। ब्लैकमेलिंग का काम स्टार्ट कर देती है यहाँ पे ईशा, इस बड़े बिजनेसमैन से बार बार पैसा लेती है और 2021 में टोटल पैसा 1 करोड़ तक वो पैसा इससे ले लेती है, मतलब इस बिजनेसमैन से। बिजनेसमैन पूरा परेशान, हताश, टूट जाता है अंदर से। सिलसिला यही नहीं रुकता, 2022 आ जाता है। 2022 में भी वो इसी तरह करती है। 2022 में भी वो उससे कई बातों में बोल बोलकर फंसाकर उससे पैसा ऐंठ लेती है, और ये जो रकम था जो 1 करोड़ हो गया था 2021 में, ये 2022 आते आते 2 करोड़ हो जाता है। अब तो ये बिजनेसमैन पूरी तरह से टूट जाता है, मानो कि रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। उसके बाद से ये एक दिन पता नहीं से क्या होता है, इस बिजनेसमैन को ईशा कॉल करती है और कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मुझे पैसा दे दो। तो ये मना करता है कि मैं तुम्हें अब पैसा नहीं दे सकता। ईशा फिर वही बातें दोहराना शुरू करती है कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जो वीडियो है, मैं तुम पे रेप चार्ज, बहुत सारे केस डाल दूंगी। अब ये बिजनेसमैन है, थक गया होता है, कहता है कि मैं पैसा अब नहीं दे सकता, तुम्हें जो करना है करो। और इसी तरह जब ये बोलता है तो ईशा काफी गुस्सा होती है। गुस्सा हो जाने के बाद वो अपने पति के साथ, जिसका नाम है रक्षित के साथ और 2-3 आदमी आते हैं और वो
नोएडा से आकर फरीदाबाद में इस बिजनेसमैन के घर आकर इस पे हमला बोल देते हैं, इससे झगड़ा करते हैं, इसे मारते पीटते हैं, धमकी देते हैं, डरवाते हैं और कहते हैं तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, और पीट कर यहां से ये चले जाते हैं। जब ये सभी घटना इस बिजनेसमैन के साथ घटित हो जाता है, अब तो ये पूरी तरह से समझ गया था कि जो ईशा है वो मुझे जान से मार भी सकती है ना। और इसी बात से बिजनेसमैन काफी परेशान होता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है। ये कहानी शुरू हुई थी 2019 से। 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में ये जाता है पुलिस स्टेशन। वहां पे पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद ये सभी रिपोर्ट लिखवाता है और ये 2 सालों में इससे 2 करोड़ पैसा वो लड़की ऐंठ ली होती है। बाद में ये सभी घटना जब कहानी पुलिस को सुनाता है, पुलिस भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। वो भी सोचती है कि इस बड़े बिजनेसमैन के साथ बहुत बड़ा ब्लैकमेल हुआ है। बाद में ये सभी बात को रखती है, पुलिस रिपोर्ट लिखती है। लिखने के बाद कहती है कि ठीक है, आप निश्चिंत रहें, हम लोग उसका व्यवस्था करते हैं। बाद में जो बिजनेसमैन है ईशा का नंबर देता है पुलिस को और पुलिस जो है उस नंबर को सर्विलांस में डालती है और चेक करना शुरू कर देती है, जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पता चलता है कि ईशा जो है हमेशा पैसा व्हाट्सएप के कॉल से मांगा करती थी, जिसे ना रिकॉर्ड किया जा सकता है ना ही कोई सबूत रहेगा। पुलिस थोड़ी देर के लिए परेशान होती है, लेकिन जैसे ही सर्विलांस में उसके नंबर को ट्रैक किया जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि हाँ, वाकई जो ये ईशा है इस बिजनेसमैन से 2 करोड़ पैसे गबन कर लिए हैं, घोटाला कर लिए हैं, इससे ऐंठ लिए हैं। पुलिस देर ना करते हुए एक टीम को गठित करती है और फिर पुलिस नोएडा पहुंचती है। नोएडा पहुंचने के बाद ये जो रक्षित है और इसकी जो वाइफ है ईशा, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन लोगों पे कार्रवाई करके जेल में डाल देती है। अब इन लोगों की जिंदगी जो है जेल में बीतेगी। तो दोस्तों, हर एक कहानी से कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। इस कहानी से भी मैसेज मिलता है। ये जो बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन था। अब ये इन बातों को खुलकर किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेसमैन, इसका रुतबा, इसका स्टेटस, कृति सब अलग है और ये बातें सबसे बता नहीं सकता। ये काफी हद तक रोकने की कोशिश करता है कि ना बताऊं, लेकिन इसके साथ ब्लैकमेलिंग होने लगता है। वो जो ईशा है इससे बहुत सारा पैसा ले लेती है, ऐंठ लेती है, इसकी मजबूरी का फायदा उठाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, ऐसी घटनाओं से जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।